आपका समय स्टार्ट होता है अब। Hi everyone, this is Pawan and you are watching my YouTube channel Torsia Way to Success। ये साइंस सीरीज का छठा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं आज उन्हें समाप्त करेंगे। ये वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें साइंस पूछा जाता है। अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस सीरीज को आप पूरा फॉलो कीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सही नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं, ए या तरल अवस्था में H+ का निर्माण करता है, बी क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है, सी नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है, डी यह स्वाद में कड़वा होता है। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई होप आपने इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। इसके अलावे जो भी पॉइंट ऑप्शन नंबर ए बी सी में लिखा गया था वो सभी सही है। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप ये समझिए सांद्र अम्ल होता क्या है। तो सांद्र अम्ल का मतलब होता है वैसा अम्ल जिसमें पानी का मात्रा कम होता है, या हम लोग बोल सकते हैं वैसा अम्ल जो गाढ़ा होता है। एंड तनु का मतलब होता है पतला करना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, किसी गाढ़े अम्ल को पतला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए सांद्र अम्ल में पानी डालना चाहिए, बी पानी में सांद्र अम्ल डालना चाहिए, सी पहले अम्ल में पानी और फिर पानी में अम्ल डालना चाहिए, या डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसी भी कॉन्क एसिड को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी में सांद्र एसिड डालना चाहिए। और इसे करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि जब आप पानी में कॉन्क एसिड डालते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी निकलता है और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? वैसा अभिक्रिया जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ आयन देता है? तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए वैसे एसिड जो कम H+ आयन देते हैं उसे हम लोग वीक एसिड या दुर्बल एसिड कहते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा एसिड वीक है या दुर्बल है। एंड आपके ऑप्शंस हैं, इसे आप लोग देख सकते हैं। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, CH3COOH। इसे हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं एंड इसका उपयोग सिरका में किया जाता है। मैं आपको कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल एसिड का नाम बता देता हूँ। वो हैं HCl, H2SO4, HNO3। वैसे तो और भी एसिड होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन हम लोगों को इन 3 एसिड को ही याद रखना है क्योंकि रेलवे एग्जाम में इन 3 एसिड से ही क्वेश्चन बहुत सारे बने हैं। एंड आपको मालूम होना चाहिए ये मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा है, मतलब कि इनमें इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? HCl, उसके बाद H2SO4 एंड उसके बाद HNO3। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है। इसमें पी का अर्थ क्या है? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ए पावर, बी पोटेंस, सी पोटेंशियल, डी पोटेंशिया। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर ए मारा है तो आपका आंसर गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेंज। और पोटेंज का मतलब होता है पावर।
वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधातु होते हैं डैश कहलाते हैं। एंड आपके ऑप्शंस हैं ए प्रबल अम्ल, बी दुर्बल अम्ल, सी तनु अम्ल या डी हाइड्रा एसिड। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा एसिड, या इसे हम लोग अनऑक्सी एसिड भी कहते हैं। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूं। तो हाइड्रा एसिड क्या हुआ, यहाँ बोला गया है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधातु भी हो। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। तो क्लोरीन कैसा है, अधातु है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, हाइड्रा एसिड का। इसी प्रकार से HBr। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मिश्रण में लवण एवं अम्ल का अनुपात 5:7 है। यदि मिश्रण का भार 360 ग्राम है तो इसमें मौजूद अम्ल का भार कितना होगा। एंड आपके ऑप्शंस हैं ए 200 ग्राम, बी 210 ग्राम, सी 260 ग्राम, डी 150 ग्राम। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 210 ग्राम। मैं आपको इसे सॉल्व करके बताता हूँ कि इसका आंसर कैसे आया। यहाँ देखिए अनुपात कितना है 5:7 और मिश्रण का टोटल भार कितना है 360 ग्राम। तो मैं बोल सकता हूँ अनुपात में टोटल कितना हो जाएगा 5 + 7 12 और रियल में टोटल कितना है 360 ग्राम। मतलब कि 12 का वैल्यू कितना है 360 ग्राम। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 360/12। हमसे पूछा गया है अम्ल का भार। तो यहाँ देखिए अम्ल कितना है 7 है, हमें 7 का वैल्यू निकालना है। तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 360/12 गुना 7। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 210 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आप इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यह हमसे पूछा गया अम्ल का भार, तो अम्ल कितना है 7। अब आप ऑप्शन देखिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि 7 से पूरा पूरी कट रहा है, एकमात्र ऑप्शन बी ही है। आप ऐसे भी इसे सॉल्व कर सकते थे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है। और आपके ऑप्शंस हैं, आप इसे देख सकते हैं। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अलावे जो भी ऑप्शन है वे सभी क्षार हैं, लेकिन ए क्या है एसिड है, एसिटिक एसिड। जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है तब इसका प्रकृति होता है। मतलब कि जब ऑक्साइड बनाएगा ये, तब ये कैसा होगा, ये अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ए है क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्षारीय। एंड आपको एक बात और याद रखना है कि कुछ ऐसे भी धातु होते हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड तो बनाते हैं, लेकिन वो क्षारीय नहीं होता है। वो क्या होता है, उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी का मतलब होता है वैसा ऑक्साइड जो अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। मैं आपको उभयधर्मी ऑक्साइड के कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, बट उसके पहले आपको याद रखना है उभयधर्मी ऑक्साइड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्योंकि पिछले साल 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें उभयधर्मी ना देकर एम्फोटेरिक वर्ड दिया गया था। तो कौन कौन से ऐसे धातु हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। तो फर्स्ट है एल्यूमिनियम, सेकंड है जिंक, थर्ड है टीन एंड फोर्थ है लेड, जिसे हम लोग शीशा भी कहते हैं।
एल्यूमिनियम द्वारा बनाया गया ऑक्साइड कैसा होता है? एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक मतलब वैसा ऑक्साइड जो अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। अगर आप इन चारों को याद रखना नहीं चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एटलीस्ट एल्यूमिनियम और जिंक याद रखना ही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है तब इसका प्रकृति होता है। ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहां हमने धातु के बारे में पूछा था, यहाँ हम लोग अधातु के बारे में जानेंगे। तो हम लोग इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अम्लीय, बी क्षारीय, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। मतलब कि जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है तो किस नेचर का होता है? अम्लीय नेचर का होता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं एक अधातु लिया कार्बन, और उसको हमने किससे रिएक्शन करवाया है? ऑक्सीजन से। और क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड किस नेचर का है? अम्लीय नेचर का है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑक्साइड हैं अधातु के जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड तो बना दिए, लेकिन वो अम्लीय नहीं होते हैं, वो उदासीन होते हैं। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। पहला एग्जाम्पल है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं। सेकंड है नाइट्रिक ऑक्साइड, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड फोर्थ है वाटर। अगर आपको उदासीन ऑक्साइड के बारे में नहीं मालूम है तो ये वैसे ऑक्साइड होते हैं जो ना ही अम्लीय होते हैं ना ही क्षारीय होते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तब उसके फलस्वरूप क्या बनता है? एंड आपके ऑप्शंस हैं, आप इसे देख सकते हैं। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लवण और जल। मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए NaOH ये क्या है? एक क्षार है। और HCl क्या है? एक एसिड है। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन किया तो क्या बनाया? NaCl। NaCl क्या है? एक लवण है। एंड साथ ही क्या बनाया? H2O, वाटर। एंड आपको याद रखना है, जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करता है तब ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड NaCl का पीएच वैल्यू कितना होगा? 7। क्योंकि ये क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। मतलब कि इसके फलस्वरूप जो भी बनेगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। और उदासीन का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है? हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं। आप कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन का जवाब देने का। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम सल्फेट। हम लोग कैसे जान सकते हैं इसके बारे में? आइए समझते हैं। तो लवण कैसे बनता है? अभी मैंने बताया, जब अम्ल और क्षार को आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है? लवण बनता है। और वो लवण कैसा होता है? उदासीन होता है। लेकिन यहाँ बोला गया है वो लवण कैसा है? अम्लीय है। मतलब कि जब लवण बना है तो उसका नेचर कैसा है? अम्लीय है। इसका मतलब कि जिस एसिड का प्रयोग किया गया होगा वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तभी जब वो लवण बना तो उस एसिड का गुण लवण में आ गया। मतलब कि हमें यहाँ देखना स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। तो हमारे पास कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है आइए देख लेते हैं। HCl, H2SO4 और HNO3। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 का मतलब नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, Cl को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोराइड। SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फेट। और NO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। अगर हम लोग ऑप्शन को ध्यान दें, क्लोराइड तो ऑप्शन में है नहीं, वो तो ऐसे खत्म हो गया। नाइट्रेट भी नहीं है, ये भी खत्म हो गया। सल्फेट है, SO4। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हुआ था? ऑप्शन नंबर बी। एंड आपको इसी प्रकार से इसे बनाना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
NaCl एक लवण है जो बनता है, तो हम लोग इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से, तो प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और दुर्बल का मतलब होता है वीक। बी है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से। सी है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से। डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको इसका रिएक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए NaOH प्लस HCl रिएक्ट करके क्या बनाया, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है NaCl कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब ये लोग आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है NaCl। और NaCl का मैंने आपको पीएच वैल्यू बताया था, कितना था 7। पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ नाम। एंड अब मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। तो वैसे तो स्ट्रॉन्ग बेस बहुत सारे हैं, लेकिन हमें मेनली 2 ही याद रखना है। तो फर्स्ट कौन सा है, KOH, इसका पूरा नाम होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड। एंड दूसरा है NaOH, इसका क्या नाम होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो मैं ये सभी बातें उसमें लिख दूंगा, एंड आप उसे पढ़कर बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। या इसके अलावा मैंने इसका लिंक पीडीएफ का कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप अभी तक देख रहे हैं और आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, तो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। आप इसे पढ़ लीजिए। एंड अगर आपको पीछे का बात याद है तो आप बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये कैसे हो आइए समझते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया एसिड, ठीक है, और यहाँ बोला गया धातु ऑक्साइड। तो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। एंड जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है, और लवण के साथ साथ क्या बनाता है, जल बनाता है। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद होता तो आप बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे सकते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डैश अभिक्रिया करता है। तो मैं आपको बता दूं साधारण नमक का फॉर्मूला होता है NaCl। तो मैं देखता हूँ आपको ये आता है कि नहीं आता है, तो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। आप इसे गौर से देख लीजिए। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही दिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैं आपको इसका रिएक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पूछा गया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये HCl, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किया तो क्या बनाया, NaCl। और ये जो हमारा खाने वाला नमक होता है ये उसका ही फॉर्मूला है, और साथ ही क्या बनाया, वाटर। उस लवण का उदाहरण निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो 7 से कम पीएच वैल्यू किसका होता है, एसिड का। मतलब कि हमें वैसा लवण का एग्जाम्पल देना है जो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय नेचर का होगा। तो हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। आप इसे ध्यान से देख लीजिए और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमोनियम क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए लवण कब बनता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है।
लेकिन यहाँ बोला गया था उसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। 7 से कम होने का मतलब है उसमें जो एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड 3 है। कौन कौन सा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो हम लोग देखते हैं इसमें से कोई होगा ही नहीं, तो इसके लास्ट में क्लोराइड। तो देखिए क्लोराइड वाला है ही नहीं कोई ऑप्शन, ये है और ये है, तो सोडियम क्लोराइड तो होगा नहीं, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है 7, मैंने ऑलरेडी पीछे बताया है। यहाँ फिर SO4, SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फेट। तो इसमें कोई सल्फेट है? नहीं है। और ये है मेरा NO3, NO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेट, और नाइट्रेट भी ऑप्शन में है ही नहीं। मतलब कि एकमात्र आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। आपको इसी तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 3 सॉल्यूशन दिया गया है, एक्स, वाई और जेड, और तीनों का पीएच वैल्यू भी दिया गया है। एक्स का है 2, वाई का 11, जेड का 7, और हमें बोला गया है इन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ज्यादा से कम की तरफ। तो हमें यहाँ पे दिखाना है किसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन होगा। हाइड्रोजन आयन मतलब कि किसमें सबसे ज्यादा अम्लीय गुण होगा। तो हम लोग इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसे हम लोगों ने कैसे किया आइए समझते हैं। तो एक्स का पीएच वैल्यू कितना होगा? 2। वाई का पीएच कितना है? 11। और जेड का पीएच वैल्यू कितना है? 7। ठीक है, अब आप ये बताइए इन तीनों में से सबसे ज्यादा अम्लीय गुण किस में होगा? एक्स में होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बताया था कि जैसे जैसे 7 से वैल्यू कम होता जाता है, 7 से कम होता जाएगा, वैसे वैसे उसमें अम्लीय गुण बढ़ता जाता है। तो इसमें से सबसे ज्यादा अम्लीय गुण किस में होगा? एक्स में होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा अम्लीय गुण किस में होगा? जेड में होगा। उसके बाद किस में होगा? वाई में होगा। यही इसका ऑर्डर है, और यही ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच 7 से बढ़कर 14 हो जाता है, तो यह विलयन किस प्रकार के आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है? मतलब कि आपको बताना है H प्लस आयन बढ़ रहा है या OH माइनस आयन बढ़ रहा है। हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए है H प्लस आयन, बी H माइनस आयन, सी OH प्लस आयन, डी OH माइनस आयन। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये कैसे हुआ आइए समझते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है पीएच वैल्यू 7 से बढ़कर 14 हो गया, एंड मैंने आपको बताया था जैसे जैसे 7 से अधिक वैल्यू होगा उसमें क्षारीय गुण बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ते जाता है। और बेसिक प्रॉपर्टी कहने का मतलब है उसमें कौन सा आयन बढ़ रहा है? OH माइनस आयन, इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है, मतलब कि जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को आपस में रिएक्ट कराया जाएगा तो उसके फलस्वरूप जो लवण बनेगा, सॉल्ट बनेगा, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो आपके ऑप्शन है, आप इसे देख सकते हैं, और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है वैसे पदार्थ जिसका उपयोग उसमें उपस्थित पानी को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो हम लोग इसके ऑप्शन को देख लेते हैं, और आपका समय स्टार्ट होता है अब।
प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड। हम लोग यहाँ पर इथेनॉल और इथेन का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसका प्रयोग शराब में किया जाता है। और इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? मतलब कि ड्राई लिटमस पेपर पर ड्राई HCl गैस का क्या रिएक्शन होगा? तो हम लोग इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। आप इसे पढ़ लीजिए और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मतलब कि ड्राई लिटमस पेपर पर ड्राई HCl कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं। कोई भी एसिड अम्ल लिटमस पेपर पर तभी प्रभाव दिखा सकता है जब वो लिक्विड रूप में, जब वो तरल अवस्था में हो। जब वह तरल अवस्था में होता है तो उसे आसानी से H+ आयन बाहर आ जाता है और वह लिटमस पेपर पर रिएक्ट करता है। लेकिन इस क्वेश्चन में एसिड किस रूप में है? शुष्क रूप में है। शुष्क मतलब ड्राई फॉर्म में है। जब वह ड्राई फॉर्म में होगा तो H+ आयन नहीं टूट पाएगा, जिसके कारण वह लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं दिखाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से अम्ल और क्षार के बीच सही संबंध कौन सा है? तो हम लोग इसके ऑप्शन को देख लेते हैं और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पीएच स्केल में या पीएच स्केल का टोटल रेंज कितना होता है? 0 से लेके 14 तक, ठीक है। और 7 से कम हमें क्या पता चलता है? एसिड के बारे में, या हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन आयन के बारे में। और 7 से अधिक हमें किसके बारे में पता चलता है? बेस के बारे में, या हम लोग बोल सकते हैं OH आयन के बारे में या हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में। एंड आपको यह फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो ये फॉर्मूला वहां पर आपका काम आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है, कौन अलग है? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ आप इसे देख लीजिए और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, MgOH2। ऐसा क्यों हुआ आइए समझते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HNO3 क्या है? नाइट्रिक एसिड। CH3COOH ये क्या है? एसिटिक एसिड। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी ये तीनों एसिड है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है? MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिसके पास भी हाइड्रोक्साइड आता है वो क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। इसलिए इसका आंसर सी हुआ। यहाँ मैंने इसे लिख दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब मिथाइल ऑरेंज को क्षारीय माध्यम में डाला जाता है तब यह परिवर्तित होता है। आपके ऑप्शन हैं पीले रंग में, बी लाल रंग में, सी गुलाबी रंग में, डी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि जब मिथाइल ऑरेंज को किसी बेसिक मीडियम में डाला जाता है तो मिथाइल ऑरेंज का रंग किसमें चेंज हो जाता है? पीले रंग में। इसके अलावा आपको एक और बात याद रखना है, वो क्या है? जब मिथाइल ऑरेंज को अम्लीय माध्यम में डाला जाता है तो किस रंग में बदल जाता है? लाल रंग में। जब फिनोप्थेलिन को क्षारीय माध्यम में डाला जाता है तब यह परिवर्तित होता है। आपके ऑप्शन हैं
ए लाल रंग में, बी गुलाबी रंग में, सी पीला रंग में, डी कलरलेस, मतलब कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुलाबी रंग में। एंड आपको एक और बात याद रखना है, वो क्या है कि फिनोक्सिलिन को जब अम्लीय माध्यम में डाला जाता है इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब कि इसका रंग नहीं बदलता है। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयन का सांद्रता कितना है 1 × 10⁻⁻⁵ मोल प्रति मीटर। मैं आपको ऐसे 3 क्वेश्चन कराऊंगा और जो जो टाइप इस पे बन सकता है वो सभी टाइप इस पे करवाऊंगा। तो आप इसके ऑप्शन को देख लीजिए एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5। इसे हम लोगों ने कैसे निकाला आइए समझते हैं। इसे निकालने का एक फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल छोटा तरीका बताऊंगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ बोला गया है हाइड्रोजन आयन का सांद्रता कितना है 1 × 10⁻⁵ ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ क्या बोला गया हाइड्रोजन आयन का सांद्रता, यहाँ बोला है हाइड्रोजन आयन। तो सिंपली क्या कीजिए यहाँ पर आप पी एच लिख दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन आयन का सांद्रता बोला है। तो पी एच बराबर कितना हो जाएगा, आप देखिए 10 पर पावर कितना है -5 है, तो आप क्या कीजिए -5 को पॉजिटिव लिख दीजिए, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा +5। यही हो गया हमारा पीएच का वैल्यू। मैं ऐसे और भी क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है, उस विलयन का पीओएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयन का सांद्रता कितना है 1 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। आप इसके ऑप्शन को देख लीजिए एंड आपको जवाब देना क्या होगा। आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9। हम लोगों ने इसे कैसे निकाला आइए समझते हैं। यहाँ बोला गया है हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन बोला है, तो पीएच कितना हो जाएगा, पीएच बराबर यहाँ -5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा +5। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ हमसे पीएच नहीं पूछा गया है, यहाँ हमसे पूछा गया है पीओएच। तो इसके पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है 14। हम लोग यहाँ पर पीएच का वैल्यू 5 रखते हैं, तो 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो पीओएच का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 -5 9। मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके OH माइनस आयन का सांद्रता 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है। एंड आपके ऑप्शन है, आप इसे देख सकते हैं एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ बोला गया है OH आयन का सांद्रता, तो OH आयन बोला है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर POH बराबर 10 पर पावर कितना है -5, तो हम लोग +5 लिखेंगे। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है पीएच का वैल्यू, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। यहाँ हम लोग पीओएच का वैल्यू 5 रखेंगे बराबर 14, तो 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो पीएच का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इसे कैसे निकालते हैं। हमारे दांतों के इनामेल में मौजूद कैल्शियम फॉस्फेट की प्रकृति होती है, तो हमारे ऑप्शन है अम्लीय, बी उदासीन, सी उभयधर्मी,
डी क्षारीय। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। अगर आपने इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए मारा है तो वो गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्षारीय। यहाँ मैं आपको कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला दिखा देता हूँ, आप इसे देख सकते हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। जिन पदार्थों का गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है उसे डैश कहते हैं। आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं एंड आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गंधीय सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो हम लोग जान लेते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के अंदर कौन कौन से पदार्थ आते हैं। तो इसके अंतर्गत वेनिला, प्याज और लौंग आता है। एंड इसका खासियत ये होता है कि अगर ये अम्लीय माध्यम में हो तो इसका स्मेल कुछ और होगा, एंड अगर ये क्षारीय माध्यम में हो तो इसका स्मेल कुछ अलग होता है। अब हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। लिटमस पेपर डैश से निष्कासित किया जाता है। एंड आपके ऑप्शंस हैं ए पेंटूनिया, बी हाइड्रेंजिया, सी लाइकेन या डी गिरेनियम। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइकेन। एंड आपको एक और बात जो याद रखना है, लाइकेन किस समूह के अंतर्गत आता है। तो लाइकेन आता है थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत। एंड ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एंड एट द एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया है या आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एंड अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दे दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। या इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, मैंने वहां भी इसका लिंक दे दिया है। अब मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले वीडियो में।